क्या होता है, व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी, डिस्कस द मेथड्स फॉर अचीविंग इट। ओके, यस सर। दिख रहा है ना क्वेश्चन। हाँ सर। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ अचीविंग इट, कैसे आप इसको अचीव कीजिएगा, उसका मेथड बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कि इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या होता है। मतलब होता है जैसे सपोज कीजिए आप एक सिस्टम में काम कर रहे हो और कोई दूसरा सिस्टम है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप मूव कर जाते हो, इसका मतलब है कि इंटरऑपरेबिलिटी है। जैसे सपोज करो एंड्रॉयड में आप काम कर रहे हो और एंड्रॉयड का ही दूसरा फोन है, तो उसमें जो है इंटरऑपरेबिलिटी इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आईओएस में है और आपका एंड्रॉयड में है, तो इंटरऑपरेबिलिटी होगा या नहीं होगा? यस सर। नहीं होगा सर। यस सर। नहीं यस होगा। सर। क्या मैंने पूछा कि अगर आपका फोन आईओएस में है, आईओएस क्या है, इसका अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का। एप्पल का, और एंड्रॉयड जो है ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन तो इसके बीच की इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना। सो इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन यू आर स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और दोनों सिस्टम में जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो अगर सेम है, तो इंटरऑपरेबिलिटी इजीली हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज करो कि पहले जो है मैंने अभी जो मार्क 21 आपने पढ़ा, मार्क 21 क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, फॉर्मेट है। इस मार्क 21 को यूज इंटरनेशनली किया जाता है। तो इंटरनेशनली करने का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर हम मान लीजिए मार्क 21 में कैटलॉग, कोई दूसरा भी मार्क 21 में कैटलॉग कर रहा है, तो जो टैग हम टाइटल के लिए यूज कर रहे हैं वो भी वही टैग टाइटल के लिए यूज कर रहा है। तो इंटर ऑपरेशन, मान लीजिए कि हमें अगर डाटा अपना माइग्रेट करना है, टोटल का टोटल दूसरे के लाइब्रेरी के डाटा में, तो वो पूरा का पूरा माइग्रेट हो जाएगा। दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, वेब इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो HTML फॉर्मेट में है। In order to improve upon the search result of search engines, use of metadata schemas is thought of. Metadata क्या होता है? What is metadata? वो भी हम आगे बात करेंगे कि metadata होता क्या है, बट इतना समझ लीजिए कि यह जो है डाटा के बारे में जो बताता है, that is called metadata. गूगल में जब हम सर्च करते हैं उसके बाद हिस्ट्री खुल के आती है, वही होता है ना? नहीं, आप सपोज करो कि कैटलॉग सर्च कर रहे हो, ओके, कैटलॉग सर्च कर रहे हो, तो मार्क 21 245 क्या कहता है? 245 सर टॉपिकल टर्म है ना? टाइटल स्टेटमेंट। टाइटल स्टेटमेंट। तो ये जो टाइटल है 245, टाइटल एक मेटा डाटा है। दैट इज आपको यह बताता है कि इसके अंदर में कौन सा डाटा होगा। कौन सा डाटा होगा? इट्स डाटा अबाउट डाटा। ओके, शेल की तरह लाइक सर ये जैसे रेफरेंस मेटा डाटा। इट इज कॉल्ड डाटा अबाउट डाटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा। ओके, मतलब आप डाटा के बारे में बता रहे हो। अब टाइटल है, टाइटल क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसके अंदर में जो लिखा हुआ है वो टाइटल चीज है। इसने ए में लिखा टाइटल, बी में लिखा ऑथर, सी में लिखा पब्लिशर। इसने क्या किया? डी में लिखा टाइटल, ई में लिखा ऑथर, एफ में लिखा पब्लिशर। तो ये ए से डी को मैप करेगा, मतलब कि अगर डाटा ट्रांसफर करना है ए वाला होगा, एफ में तो नहीं होगा, तो वो कहां ट्रांसफर होगा? डी में ट्रांसफर होगा। उसी तरह से ये ई में ट्रांसफर होगा। दैट इज कॉल्ड मैपिंग। यह आपका मैपिंग कहलाता है। ये मैप कर दिया
So mapping is one of the method used for achieving interoperability. Mapping means relating or corresponding one to one between the entities of two sets. दो सेट है, इसके बीच में one to one mapping होता है. So mapping between two ontology means establishing correspondence between each entity of ontology A against entities of ontology B with respect to their meaning. So mapping does not lead to creating new set of entities. यह न्यू सेट ऑफ एंटिटीज क्रिएट नहीं करता, बल्कि जो है उसी में वो आपको बताता है. उसके बाद आता है अलाइनमेंट. ये हो जाने के बाद दूसरा मेथड होता है अलाइनमेंट. ये भी याद रखिएगा, अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या है कि जैसे कहते हैं ना, अपने कार वगैरह में व्हील अलाइनमेंट होता है, मतलब एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड को एक साथ लेके चलता है अलाइनमेंट करने के लिए, सो दैट कि कोई दिक्कत ना हो. अब यहाँ पे भी अलाइनमेंट क्या किया, ontology alignment is a process of bringing different ontology into mutual agreement. ये दो को mutual agreement में ले आया. This process involves bringing ontology together such that redundancies are removed और logical elements are kept. मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि सपोज करो A B C J ये आपका एलिमेंट है ontology 1 का, D E F Y Z ये ontology 2 का है. सो यहाँ जब अलाइनमेंट हुआ तो A खाली रहा, B के साथ D का अलाइनमेंट हो गया, C के साथ E का अलाइनमेंट हो गया. ओके अभी जो है Q ये नया इंक्लूड हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये A B C D E Q ये अलाइनमेंट होता है. अलाइनमेंट यहाँ पे केवल देख लीजिए आप, ये है. उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, चेंज हो जाना बिल्कुल. मतलब जैसे कि कोई अगर ऑन्टोलॉजी है और वह कंप्लीटली चेंज हो जाए दूसरे में, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे देखिए ABCJ ये था ऑन्टोलॉजी 1 का, तो जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ ये बना दिया BCDE, ये ट्रांसफॉर्म ऑन्टोलॉजी हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. अब ये यहाँ पे जो एलिमेंट था ये वर्टिकल था, ये यहाँ पे एलिमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड ऑन्टोलॉजी बन गया. तो पहला आपने देखा, पहला मेथड था मैपिंग, दूसरा मेथड था अलाइनमेंट, तीसरा मेथड आपका आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, एंड चौथा मेथड जो है आपका होता है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन that is, it is so happens that ontology is to be used in different environments. The change of environment can be subject domain, software और language. जैसे होता है ना ट्रांसलेशन, आपने हिंदी में कोई चीज था, आपने क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. हालांकि दोनों का मीनिंग अगर लेंगे तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, लैंग्वेज चेंज हो गया. वही चीज यहाँ पे है, ठीक है ना. जैसे कि आप सिस्टम में काम कर रहे हो, सिस्टम में माने आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, लेकिन आपने अगर हिंदी चूज कर लिया तो जो आप इंग्लिश में बोलोगे वही चीज, केवल क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा. आप फिर उसको हिंदी में थैंक्स लिखते हो, वहां पे शुक्रिया लिख दोगे. तो ये क्या है, ट्रांसलेशन है. उसके बाद होता है मर्जिंग और इंटीग्रेशन. जैसे कि दो ऑन्टोलॉजी है, ये दोनों मर्ज होके एक सिंगल ऑन्टोलॉजी बना देता है, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग एंड इंटीग्रेटिंग. जैसे कि A B ऑन्टोलॉजी 1, C D ऑन्टोलॉजी 2, ये दोनों मर्ज हुआ, एक नया ऑन्टोलॉजी 3 बनाया जिसमें कि A B C D चारों चीज था, तो एक न्यू ऑन्टोलॉजी तैयार हो जाता है, which is based on the previous one. जो पहले है
1 and 2, उसी के बेस पे नया ऑन्टोलॉजी तैयार होता है। So there are 5 methods to achieve the interoperability. Okay? अब भाई हम लोग एक मेटा डेटा देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो पहले वाले असाइनमेंट वगैरह में भी था कि मेटा डेटा क्या होता है, व्हाट इज मेटा डेटा एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डेटा। ओके, मैंने Yes, आपको sir. ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि मेटा डेटा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया Yes, है sir. ना। Data about data. Yes, sir. वो तो है, लेकिन एग्जाम्पल देके मैंने क्या बताया था, जैसे कोई कि मार्क 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 के 21 टैग में, बताया। जैसे कि टैग में क्या था, वो टाइटल था। तो टाइटल क्या है, एक तरह से मेटा डेटा हो गया। तो जितने टैग हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप आगे लिखोगे, जैसे कि मान लो 245 है, उसमें ऑथर का तो नाम नहीं लिख सकते ना। Yes, No, sir. sir. इसका मतलब कि ये क्लियर है कि 245 जो है वो टाइटल है, और टाइटल में हम टाइटल ही लिखेंगे, ऑथर नहीं लिखेंगे। Yes, दैट इज sir. कॉल्ड मेटा डेटा। इट मीन्स टू से इट इज अ टूल यूज्ड टू लोकेट द ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट। सो वेरियस metadata schemes are Anglo-American Cataloging Rule ACR2, Mark 21, Government Information Locator Service, Encoded Archive Description, Dublin Core। ओके, यहाँ पे देखो कहा hence metadata is data about data। सो ये मेटाडेटा क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन है जो कि इंफॉर्मेशनल रिसोर्स के बारे में बताता है, डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, वेब पेज के बारे में बताता है। ठीक है, सो इज metadata is valuable towards storage and retrieval of documentary resources। जैसे कि आप जब रिट्रीवल के लिए सर्च करते हो, टाइटल डालते हो, तो टाइटल आपको देखा कि वो कहाँ मिला भाई, मेटाडेटा टाइटल में जाके वो ढूंढा, मिल गया। ओके, जैसे ये देखो यहाँ पे डबलिन कोर भी क्या है, एक तरह से ये आपका मेटाडेटा है। डबलिन कोर का मेटाडेटा रिकॉर्ड क्या क्या होता है, जैसे कि आप ऑथर कहते हो, तो यहाँ पे डबलिन कोर के अंदर में उसको क्रिएटर कहता है। क्रिएटर कौन है, दैट इज ऑथर। पब्लिशर कौन है, वो लिखा। आइडेंटिफायर दैट इज यूआरएल, वो दिया। सब्जेक्ट क्या है, ये सारा जो है आपका क्या है, मेटाडेटा का पार्ट है। तो व्हाट आर द वेरियस पर्पस ऑफ दिस मेटाडेटा। मैंने आपको बताया कि टाइटल में जो टाइटल लिखते हो, ऑथर में जो ऑथर लिखते हो, मतलब क्या है, जब आप सर्च करते हो तो ऑथर सर्च करते हो। प्रेमचंद की कितनी किताबें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दैट पर्पसेस आर टू रिट्रीव ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने के लिए। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फ्यूचर मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा और हम कैसे इसको मेंटेन करेंगे। स्टोर द प्रिजर्वेशन कंडीशंस and preserve the additional information regarding handling and usage of a document। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे हम लोग यह देख रहे थे कि मेटाडेटा का पर्पस क्या है। उसके बाद आ रहा है, याद रखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में, जो भी है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाडेटा। सो मेटाडेटा आर ऑफ 5 टाइप्स। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा, दूसरा है टेक्निकल मेटाडेटा, तीसरा है स्ट्रक्चरल मेटाडेटा, चौथा है डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा एंड पांचवा है प्रिजर्वेशन मेटाडेटा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा में क्या कहता है,
When a document is created, there are several kinds of information also generated with it, जो कि वैलिड होगा पूरे लाइफ स्पैन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। जब तक वो डॉक्यूमेंट रहेगा तब तक उसके लिए वैलिड होगा। एंड दीज डाटा आर स्टोर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्डरिंग, जब आप बुक परचेज के लिए ऑर्डर करते हो, एक्विजिशन, कब आप उसको अपने सिस्टम में लेते हो, मेंटेनेंस, लाइसेंसिंग, राइट्स, ऑनरशिप, प्रोविनेंस। सो आउट ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन, राइट्स एंड डिजिटल प्रोविनेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये डिजिटल डाटा की बात आएगी ना, तो राइट की बात होती है, आपकी क्या राइट है। तो that comes under the administrative metadata. फिर आता है आपका टेक्निकल मेटाडाटा। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइल टाइप। जैसे होता है ना डिजिटल में आपको ये बताता है कि ये फाइल टाइप क्या है, इसका कंटेंट टाइप क्या है, इसको कैसे हम रिट्रीव करेंगे, ये क्या है। ओके, किसी ने कुछ लिखा था क्या? यस सर। भारतीय क्या प्रोविनेंस मीनिंग, प्रोविनेंस मीन क्या होता है कि भाई जैसे डिजिटल प्रोविनेंस, कि भाई ये कहां से आया, कहां से है, सोर्स क्या है। ओके, कहां से पैदा हुआ, ये जनरेट कहां से हुआ, तभी तो उसकी राइट होगी। मान लीजिए कि ये इग्नू का मटेरियल है, इग्नू का मटेरियल, इसकी कॉपीराइट किसके पास होगी? इग्नू के पास होगी, बिकॉज इग्नू ने इसको जो है क्रिएट किया है। सो दैट इज प्रोविनेंस, मतलब उद्गम स्थान समझ लीजिए। प्रोविनेंस मतलब जहां से ये सोर्स जनरेट हुआ है, ये समझ लीजिए। ओरिजिन होता है। हाँ जी, ओरिजिन होता है सर। ओरिजिन होता है। तो टेक्निकल में ये होता है कि भाई फाइल की साइज क्या है ना, फाइल का टाइप क्या है। जैसे कहते हैं कि जेपीजे फाइल है, पीडीएफ फाइल है, कौन सा पीपीटी फाइल है, सारा जो है आपका डॉक फाइल है, क्या है। तो फाइल की साइज क्या है, फाइल का टाइप क्या है, ठीक है, ये सारे चीज उसके अंदर में आपका टेक्निकल मेटाडाटा के अंदर में आता है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल मेटाडाटा। स्ट्रक्चरल मेटाडाटा और structural map of an object explains different components and their roles. उसमें उसका component क्या है और उसका role क्या है। This handles various section and subsection of the document and their corresponding relation and roles. जैसे कि यहाँ पे structure का दे दिया है कि भाई type physical है, type book है, label Marshall, that is book क्या है, Marshall epigrams 2। तो ये सारा जो है corresponding उसके साथ। उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा। डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा जो है डिस्क्राइबिंग द डॉक्यूमेंट्स इन द लाइब्रेरी इज डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा। जैसे कि आप अगर ASCR2 यूज कर रहे हो या आप मार्क 21 यूज कर रहे हो, मार्क 21 में आप बताओगे कि भाई 245 के अंदर में ये टाइटल डालेंगे, 100 में ऑथर डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर में चला जाएगा डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा के अंदर में। URL है तो URL आपका किस में जाता है, आई थिंक 8 या 9 में जाता है URL का इंफॉर्मेशन। जैसे कि 0 फील्ड होता है, 1 फील्ड होता है, 2 फील्ड होता है, 3 फील्ड होता है। तो ये 8 या 9 में जो है वो होता है आपका URL का। जैसे देखो यहाँ पे तो लिखा है, आई थिंक, हाँ देखो, ये देखो 856 है शायद मुझे भी। फॉर डॉक्यूमेंट लोकेशन, मार्क 21 डिफाइंस फील्ड 856 फॉर डॉक्यूमेंट लोकेशन, है ना। तो वो बताता है यहाँ पे, जैसे आप लिखोगे http://www.this1 तो ये जो है वहां पे लिखाएगा। ये याद रखना है आपने, अगर नहीं तो फिर प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होगी आपको। ओके सर। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन मेटाडाटा। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाडाटा सेट यूज्ड फॉर डिजिटल लॉन्गेविटी
is preservation metadata. Digital preservation is a process of increasing the longevity of documents from physical deterioration. ऐसे होता है ना कि भाई इसका क्या लाइफ है, उसके अनुसार हम उसको प्रिजर्व करते हैं. सो प्रिजर्वेशन मेटाडेटा उसके बारे में बताता है. जैसे डिजिटल कंटेंट है, उसकी लॉन्गेविटी क्या है. आप देखोगे कि अब सीडी का चलन, फ्लॉपी तो बहुत पहले खत्म हो गया, सीडी का चलन खत्म हो गया, डीवीडी का चलन खत्म हो गया. अब जनरली यू विल नॉट फाइंड सीडी एंड डीवीडी. अब क्या है, पेन ड्राइव में सारा काम होता है ना. यस सर. जो भी एक्सटर्नल ड्राइव है आपका, वो पेन ड्राइव है. क्या होता है? हाँ जी, OCLC फुल फॉर्म. OCLC, ओयो Yes. लाइब्रेरी. ये आपका ऑनलाइन जो है ना, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग होता है ये, और ये ओयो लाइब्रेरी सेंटर भी होता है, OCLC. ओके. यस सर. जैसे ये कैटलॉग होता है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कैटलॉग, इसी तरह से वर्ल्ड में ये आपको क्या करता है, ऑनलाइन कैटलॉग जो है वो प्रोवाइड करता है, OCLC. यस सर. पूरे वर्ल्ड में, मतलब कॉपरेशन होता है वर्ल्ड की लाइब्रेरी का, तो वहां पे आपको ये चीज मिलता है. एंड प्रिजर्वेशन मेटाडाटा इज यूजफुल फॉर फॉलोइंग पर्पस. क्या पर्पस है? सपोर्टिंग द विएबिलिटी, रेंडरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स इन ए प्रिजर्वेशन कॉन्टेक्स्ट. Representing the information most preservation repositories need to know to preserve digital material over long term. So ये आपका जो है पर्पस है प्रिजर्वेशन मेटाडेटा का, और ये आप, ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटाडेटा. होता क्या है, मेटाडेटा का पर्पस क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है. ये एक फुल क्वेश्चन आपको बता दिया. अब आपका एक असाइनमेंट में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है कि ऑन्टोलॉजी क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं. तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑन्टोलॉजी क्या है और उसका डिफरेंट टाइप्स क्या है. तो ये जो कह रहा है आपको कि ऑन्टोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, दैट इज ऑन्टो यानी बीइंग, लॉगिया दैट इज रिटन और स्पोकन. So it is part of metaphysics, branch of philosophy. ये philosophy से related ontology studies existence of entities and their relationship. तो इसमें क्या है कि entities मतलब क्या है कि जो भी चीज यूनिवर्स के अंदर में है वो, तो उसको हम ग्रुपिंग करें और उसमें क्या रिलेशन है ये इस्टेब्लिश करें, यही ontology है. सो ऑन्टोलॉजी क्या करता है? ऑन्टोलॉजी स्टडीज एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप. मतलब ये एक तरह से कह लीजिए ऑन्टोलॉजी एक स्टडी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप. इट इज स्टडीड इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस. कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस में हम ये पढ़ते हैं. In computer science, ontology is the formal representation of a concept or a set of concepts within a specific domain of knowledge and their relationship. So, computer science में क्या कहा कि किसी concept को formal representation करना, यह हमारा ontology कहलाता है. जैसे कि कहता है organisms are classified into two categories. एक होता है plant और एक होता है animal. तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया.
उसी तरह से एनिमल को फर्दर डिवाइड कर देगा कॉर डाटा, नॉन कॉर डाटा। कॉर डाटा को फिर फर्दर डिवाइड कर सकता है प्रोटोजुआ, सेलेंट्रेटा एंड सो ऑन। सो दिस इज टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे यहाँ पे देखिए ये डिवाइड किया है, फिर से रिपीट करें। देखिए मैंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में, है ना, यह क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन साइंस है या जो आपका कंसेप्ट है उसको यह ग्रुप में डिवाइड करता है और उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया गया कि ऑर्गेनिज्म, जो यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म है उसको उसने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। एनिमल को फर्दर क्लासिफाई किया कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डाटा। कॉर्डाटा को फिर डिवाइड किया प्रोटोजुआ, सिलेंट्रेटा, एंड इसी को कहा टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम। टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे कि यहां देख लीजिए एनिमल, उसको लिखते हैं एनिमिलिया। एनिमल जो है ये दो पार्ट में, नॉन कॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। नॉन कॉर्डाटा जो है इसमें क्या आता है आपका प्रोटोजुआ, सिलेंट्रेटा, प्रोफेरिया। ये जो बायोलॉजी पढ़े हैं उनको ये चीज पता होगा, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं उन्हें तो नहीं पता चलेगा। कॉर्डाटा जो पार्ट है उसमें ये पीसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, एप्स है, मैमल है। ओके, तो ये क्या हुआ, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दैट इज द टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम। अब कहता है ये ऑन्टोलॉजी आपने देखा। अब वेव ऑन्टोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे वेब ऑन्टोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कहता है कि सर्च इंजन परफॉर्म सर्चिंग ओवर स्टोर्ड इंडेक्सेस इन देयर डेटाबेस विद पैटर्न मैच एल्गोरिदम। जैसे गूगल में आप डालते हो तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, ये सर्च करता है। तो कैसे करता है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो स्टोर है, उसी इंडेक्स पे जाके वो देखता है कि जो हमने वर्ड डाला है वो वर्ड वहां है या नहीं है, और उस इंडेक्स से जो है वो डाटाबेस को सर्च करके आपको लाके रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने केवल टर्मिनोलॉजी डाल दिया और उसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो अलग है, तो दिस सर्च लैक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट विद सर्च टर्म। तो यह होता क्या है कि भाई हमने तो केवल टर्म डाला, कंसेप्ट तो उसके अंदर में नहीं है। सो दिस इनहेरेंट प्रॉब्लम इज नॉट ड्यू टू एनी डिफिकल्टी विद सर्च इंजन। सर्च इंजन में नहीं है, रेदर इट इज ड्यू टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए वेब पेज, जिसमें कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, HTML लैंग्वेज यूज करते हैं। Hence a mechanism is visualized to represent the data of web page using another language. पहले HTML ही चलता था, अब ज्यादातर जो है ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML लैंग्वेज जो है, सुना होगा आप लोगों ने, यूज भी किया होगा जो कंप्यूटर का कुछ कर रहे होंगे। तो विद ए स्टैंडर्ड डाटा डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कॉल्ड एज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RDF। सो इसमें क्या होता है कि ईच इंडिविजुअल पेज कैन बी कंसीडर्ड एज एन एंटिटी, और उसके एट्रीब्यूट्स को कंसीडर किया जाता है, उसके पेज को ग्रुप किया जाता है और उसको इंडेक्स करते हैं। तब जाके हमारा क्या होता है, ऐसे क्या होता कि जो कंसेप्ट है वो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ अगर हर पेज को अगर इंडेक्स किया जा रहा है, उसको ग्रुप किया जा रहा है, तब सर्टेनली कंसेप्ट भी उसके अंदर में आ सकता है। दैट कम्स अंडर द वेब ऑन्टोलॉजी। वेब ऑन्टोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जैसे कहता है जेनेरिक ऑन्टोलॉजी, दूसरा कहता है कोर ऑन्टोलॉजी, तीसरा कहता है डोमेन स्पेसिफिक ऑन्टोलॉजी, चौथा टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी,
तो 4 तरह का ऑन्टोलॉजी है। पहला आपका जेनेरिक ऑन्टोलॉजी है। जेनेरिक मतलब क्या होता है? जो जेनेरिक एक टर्म है ना कि भाई शुरुआत जहां से हुआ, जेनेरिक ऑन्टोलॉजी। सो जेनेरिक ऑन्टोलॉजी कवर लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज डोमेन। इसका मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेता है, ये ब्रॉड लेवल लेता है। सर और उसका हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंटोलॉजी, जो असाइनमेंट में है, उसके बाद उसका टाइप्स बताने बोल रहा है। तो आपने अभी बताया कि एंटोलॉजी, इसके बाद उसमें वेब एंटोलॉजी, और ये टाइप्स जो अभी आप बता रहे हो वो वेब का ही है ना? वही है ऑन्टोलॉजी जो है ना आपका, ये उसी टाइप में ही हमको ये बताना है। ऑन्टोलॉजी चाहे आपका नॉर्मल हो या वेब ऑन्टोलॉजी हो, जैसे कहा ना ये जनरल ऑन्टोलॉजी है। हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो वेब ऑन्टोलॉजी का ही डिस्कस कर रहे हैं, इसी को बताना है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। और ये केवल ये आपका जो ऑन्टोलॉजी का है, ये वेब ऑन्टोलॉजी का ही नहीं टाइप बता रहे हैं, इसमें दोनों टाइप है। मतलब कि अभी जैसे देखिए, हम कॉन्सेप्ट यहाँ वेब की बात नहीं करेंगे, देखिएगा अभी वेब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी का, थिसोरस का, ये वेब नहीं है। ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, जो एक कंसेप्ट है उसको आप कैटेगरी के बीच में रिलेशन देखते हो, यही ऑन्टोलॉजी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन्टोलॉजी में हम आते हैं। तो पहला जैसे जेनेरिक ऑन्टोलॉजी कहा, जेनेरिक ऑन्टोलॉजी जो है लार्ज कंसेप्ट को, ब्रॉड कंसेप्ट को कवर करता है और उसके बीच में रिलेशनशिप देखता है। इट इज वेरी इजी टू रीयूज। जैसे कहता है जेनेरिक ऑन्टोलॉजी रिप्रेजेंट क्लास ऑफ लाइब्रेरीज विच कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट प्रॉब्लम डोमेन्स एंड एनवायरनमेंट। जेनेरिक ऑन्टोलॉजी का जो है, इसमें यह कहा कि दीज ऑन्टोलॉजी प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर इंटरऑपरेबिलिटी अमंग डिफरेंट रिलेटेड ऑन्टोलॉजीज। तो इसमें इंटरऑपरेबिलिटी जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। और हमारा जो जेनेरिक है ये ब्रॉड कंसेप्ट को चूंकि कवर करता है। जैसे सपोज करो, कहते हैं ना कि आ जाओ साइंस सब्जेक्ट, आ जाओ साइंस सब्जेक्ट में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारा जो है साइंस सब्जेक्ट का है। अब इसके अंदर में जो रिलेशनशिप है, तो ये जेनेरिक ऑन्टोलॉजी हुआ। ओके, तो ग्रुप में जो यूनिवर्स में एंटाइटीज हैं उसको ग्रुप में बांटना और उस ग्रुप में किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स के आधार पे बांटोगे और उसके बीच में रिलेशन बताओगे, इसी को ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अब ऑन्टोलॉजी में आ गया डिफरेंट टाइप्स। पहला जेनेरिक ऑन्टोलॉजी। जेनेरिक ऑन्टोलॉजी जो होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट को कवर करता है। इसके जो फीचर होते हैं, ये कहता है जेनेरिक ऑन्टोलॉजी आर क्रिएटेड फ्रॉम थिसोरस, टर्म, डिक्शनरी और क्लासिफिकेशन स्कीम। जैसे कि आप डीडीसी यूज कर रहे हो, डीडीसी में आप देखोगे कि भाई क्या है 100 क्या होता है 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। 200 रिलीजन रिलीजन होता है। तो ये जैसे कि आपका ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उसी को फिर आप करोगे कि हाँ ठीक है 510 मैथमेटिक्स, प्योर साइंस में मैथमेटिक्स होता है। तो 510 मैथमेटिक्स मतलब क्या हुआ, ये ब्रॉड टर्म चला गया। लेकिन अगर हम उसके अंदर में चलते जाओगे तो जो है जैसे कि अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर में जाओगे लीनियर इक्वेशन है। सो दीज आर द क्या हो गया, वो इनर नहीं जाना है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। सो जेनेरिक ऑन्टोलॉजीज है। तो जेनेरिक ऑन्टोलॉजीज का फीचर्स की बात करेंगे तो दे आर क्रिएटेड फ्रॉम थिसोरस, टर्म, डिक्शनरी और क्लासिफिकेशन स्कीम। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल कंक्रीटनेस एंड सुटेबली फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। These ontology don't provide any informational explanation for content use. जो content use हो रहा है उसके बारे में यह कोई explanation नहीं देगा, जो use हो रहा है वो हो रहा है। It is suitable to be used with more than one discipline or domain of knowledge. Normally, this kind of ontology lacks sound principles of development, or in other words, they follow popular approach. तो ये जो ontology होता है
ये आपका लैक ऑफ साउंड प्रिंसिपल, इसमें कोई मैंने सिद्धांत कोई काम नहीं करता, बस ये एक पॉपुलर अप्रोच को फॉलो करता है। जो भी अप्रोच है, तरीका है, उसको फॉलो किया, कोई सिद्धांत इस पे, प्रिंसिपल इस पे जो है वर्क नहीं करता है। फिर आता है आपका कोर ऑन्टोलॉजी। विद रिगार्ड टू ऑन्टोलॉजिकल कंटेंट देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स ऑफ थॉट किसको कहते हैं? स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं जैसे मान्यता होती है, भाई उसकी मान्यता यह है कि ऐसे करना है, दूसरे की मान्यता होती है, दैट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट। One claims that content depends highly on the context, and hence any ontology prepared can work and only work with the same content or concept. मतलब क्या क्या है, एक सोचता है कि भाई जो भी कंटेंट है वह कंटेक्स्ट के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ओके और वो जो कंसेप्ट डिपेंड कर रहा है, किसी कंटेक्स्ट के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, उस ऑन्टोलॉजी जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसको हमें उस कंटेक्स्ट को, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा और काम करना होगा। दूसरा स्कूल थॉट कहता है कि देयर आर ऑन्टोलॉजी विच फॉलो मिनिमल स्टैंडर्ड वोकेबुलरी, वो मिनिमल स्टैंडर्ड वोकेबुलरी को फॉलो करता है। द वोकेबुलरी यूज्ड इज फ्रॉम फिलॉसफी और कॉग्निटिव साइंस, hence the used vocabulary is domain independent, or in other words it is only dependent on philosophy, okay, behavioral science, okay। so दो तरह का थॉट यहाँ पे काम करता है, दैट इज कोर ऑन्टोलॉजी। इसी को हम मतलब ये जो दो थॉट काम करता है जिसपे हम, ये हमारा कहलाता है कोर ऑन्टोलॉजी। कोर ऑन्टोलॉजी का हिंदी में एक्सप्लेन कर। आप उसको वही टर्म जैसे ऑन्टोलॉजी ये लिख सकते हो, इसको कहते हैं वस्तु रूप विज्ञान, सत्ता मीमांसा, तात्विकी। बट कोर मतलब होता है कि जो इनर पार्ट होता है उसको कहते हैं। इसका एक्चुअल हिंदी टर्मिनोलॉजी जो है क्या होता है, आई डोंट नो, आप देख लीजिए कहीं अगर बुक वगैरह में मिलेगा, बिकॉज हिंदी टर्मिनोलॉजी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे आपको। लेकिन आपको ये भी जरूर बता देंगे कि अगर आप ऑन्टोलॉजी लिखा है, आप हिंदी में ऑन्टोलॉजी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म कैन बी यूज्ड, यस, ओके ओके। Sir, one question, sir. हम्म Sir, there is two schools of thoughts. ये जो लाइनिंग है, एक अलग क्लेम कर रहा है, दूसरा अलग क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब दोनों अपना अलग अलग कंसेप्ट दे रहे हैं डेफिनेशन का। मान्यता होती है, कहते हैं ना लोगों का मानना ऐसा है, स्कूल ऑफ थॉट उसको कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे वही मान्यता वाली बात है कि दो तरह के लोग, दो तरह के मान्यता वाले लोग हैं यहाँ पे। कोर ऑन्टोलॉजी उसी का एक काइंड है। एक कहता है कि कोई जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वह टर्म किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, ओके, यह उसमें ध्यान देने की बात है। दूसरा कहता है कि भाई जो यूज कर रहे हैं उसकी फिलॉसफी क्या है, वहां कहता है कि किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, दूसरा कहता है कि इसकी फिलॉसफी क्या है, जो टर्म हम जो डोमेन यूज कर रहे हैं उसका क्या फिलॉसफी है। ये आपका वो तरह के लोग हैं इसमें, ठीक है, जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ ऑन्टोलॉजी, जिसमें कि दो तरह के कंसेप्ट को, दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट को देखा जा रहा है, वो आपका कोर ऑन्टोलॉजी होता है। तो अब इस दोनों के ऊपर में यह देखता है कि किसको प्रैक्टिस में लाया जाए, अकॉर्डिंग टू जो भी वहां सुटेबल होता है उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है। दैट इज एक एग्रीमेंट होता है
एक तरह से समझ लीजिए कि द कोर ऑन्टोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन द टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप नीडेड इन ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। तो जो भी किस के आधार पे हम रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं वो देखा जाता है। It is being used to dynamically negotiate the intended meaning across a distributive community. It has been used to align, integrate and merge several sources of metadata or ontology. बहुत सारा जो है आप उसको मर्ज करता है, अलाइन करता है, इंटीग्रेट करता है, ये सब करके एक सिस्टम देता है। की फीचर ऑफ दिस कोर टेक्नोलॉजी क्या है? The core ontology specialists a foundation that is foundational or top level ontology. The core ontology has been built through a well motivated methodology that nonetheless avoids the reuse of a foundation ontology. और देखिए ontology क्या करता है, एक तरह से ये वाला जो है core ontology specialize a top level ontology, टॉप लेवल का होता है, दैट इज जैसे कहता है ना सबसे ऊपर का लेवल, डिवीजन, स्कूल ऑफ थॉट, कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें, फिलॉसफी, जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी फिलॉसफी क्या है, तो सारा क्या होगा, ये टॉप लेवल ऑन्टोलॉजी हुआ। उसके बाद कहता है डोमेन स्पेसिफिक ऑन्टोलॉजी, थर्ड वन। डोमेन स्पेसिफिक क्या कहते हैं? Ontologies are developed keeping specific objectives in mind, like defining various components, describing a specific functionality and so on. A specific ontology are required based on a specific knowledge sphere area. जैसे यहाँ पे कहा कि भाई ये क्या टर्म यूज किया है, that is ontology of organizational chart can be considered as a domain specific ontology. The following example of also demonstrate ontology of still camera. यहाँ मान के चलो ये जो है ये कुछ लिखा है, it's not readable, और इसका दैट इज ये कैमरा है। कैमरा में क्या होता है, अब उसको डिवाइड कर, दैट इज ये बॉडी, लेंस, कैमरा का SLR, डिजिटल, लार्ज फॉर्मेट, ये क्लासेस है। आइटम लिखा हुआ है, परचेज एबल आइटम। अच्छा, परचेजेबल आइटम, हाँ सर। परचेजेबल आइटम क्या, दैट इज कैमरा है ना, उसका बॉडी, लेंस। अब ये कैमरा का ये पार्ट ये देखते हैं यहाँ पे, SLR, डिजिटल एंड लार्ज फॉर्मेट। ओके, ये हुआ आपका डोमेन स्पेसिफिक। एक डोमेन ले लिया कैमरा, और कैमरा से रिलेटेड जो है पार्ट बताया। ये प्रॉपर्टीज में क्या दिया है, ये पार्ट, बॉडी एंड लेंस। पार्ट इसका क्या है, बॉडी और लेंस है। तो डोमेन स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन में आप देखोगे आप restricted to only that specific domain, माने it highlights all the components and their interrelationship of a domain। जैसे ले लिया कैमरा, तो यहाँ पे कैमरा का जो कंपोनेंट्स है और उसके बीच में जो रिलेशन है उसको केवल ये हाईलाइट्स करेगा। इट नॉट ओनली हाईलाइट्स कंपोनेंट बट ऑल्सो हाईलाइट्स देयर प्रॉपर्टीज, ये उसके प्रॉपर्टीज को भी हाईलाइट करेगा, केवल ये नहीं कि कंपोनेंट वो। जैसे कि ऊपर में आपने देखा, यहाँ देखिए, यहाँ इसके पार्ट को क्लासेस में ये डिवाइड किया, यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज भी दिया। तो ये सारा जो है, सर मैं ये कह रही थी कि इसके अंदर एक जो स्पेसिफिक कोई भी एक चीज होगी, जैसे कैमरा है, तो सिर्फ कैमरे के ही पार्ट्स या उसके अंदर ही जो चीजें आती हैं उनका रिलेशनशिप बताएगा वो। देखिए ऐसा है ना कि डोमेन हमने ले लिया कैमरा, अब कैमरा के अंदर का ही सारा चीज को इस बाहर का नहीं करे, दैट इज डोमेन। इट रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक डोमेन लिया।
यस और चूंकि ऑन्टोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो कंपोनेंट है और कंपोनेंट के बीच का रिलेशन है, ऑन्टोलॉजी में आप इतना तो ध्यान रखो, सारे का सारा जो है ये वही वर्क है कि भाई, क्योंकि ऑन्टोलॉजी में क्या बताया, सबसे पहला डिफिनीशन क्या था ऑन्टोलॉजी का, यही था ना। सो अब है टास्क ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी। In a more complex system, the operations are broken into different level, like top level, middle level, and innermost level. Each level may have its own objectives. जैसे आपका था जेनेरिक था, जेनेरिक क्या था, टॉप लेवल था। तो जैसे ये आपका कहना कि भाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम जबकि हम बात करेंगे, so operations are broken into different levels, top level, middle level, innermost level. और प्रत्येक लेवल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। Therefore, each level performs its individual task and transfers the output to the next level. A conceptual framework of described system is known as task-oriented ontology. Like other ontologies, it also consists of taxonomy and axioms. Axioms are rules for reasoning, principles or constants among the concepts. यहाँ पे principle use करता है। Hence, a task-oriented ontology has three parts. One is lexical level, conceptual level, and symbol level. Lexical level क्या होता है? Human friendly understanding in terms of which users can easily describe their own task. Lexical क्या होता है? टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं ना, that is called terms. अब वो टर्म्स यूज करो जो कि समझ में आए, that is understanding in terms, जिसको कि यूजर इजीली समझ सके। तो अगर उस तरह से हम अगर तैयार करते हैं, लॉजिकल लेवल होगा। कंसेप्चुअल लेवल टास्क ऑन्टोलॉजी स्टिमुलेट्स द वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस at the conceptual level and demonstrate the possible solution through the rules or reasoning. Symbol level में होता है, this level provides operationality at implementation execution level. तो क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन को इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट कर देते हैं, दैट इज सिंबल में ट्रांसलेट करते हैं, सिंबल लेवल होता है। जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, तो जो भी आप बोल रहे हो उसको एज ए प्रोग्रामिंग सिंबल के तौर पे आप वहां पे डिस्क्राइब कर दोगे, दैट इज कॉल्ड सिंबल लेवल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आइए ये हम लोग देखते हैं फिजिकल कैटलॉग टू ओपेक चेंजिंग पर्सपेक्टिव। इसके अंदर में है फिजिकल कैटलॉग, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग, नेक्स्ट जनरेशन कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग, व्हाट इज मार्क, रिसोर्स शेयरिंग, अकॉर्डेंस, मशीन रीडेबल बिbliography database, metadata tools for cataloging networks and OPEC. सर ओपेक के बारे में बताइए। चलो अभी OPEC ही कर लेते हैं। OPEC क्या होता है? That is called online public access catalog. Okay? यस सर। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग क्या होता है? दैट इज पहले जैसे कि लोग लाइब्रेरी के अंदर में कार्ड कैटलॉग यूज किया करते थे, हैं? अब कार्ड कैटलॉग जो है, कार्ड सर्च करते थे, कार्ड सर्च करने में वो ऑथर का कार्ड देखते थे या टाइटल कार्ड देखते थे या डिक्शनरी कैटलॉग देखते थे, तो वो होता था कार्ड कैटलॉग का सर्च। अभी जो है हम यहाँ देखेंगे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब ये कैटलॉग जो होता है, जब हम कंप्यूटराइज कैटलॉग तैयार करते हैं और कंप्यूटराइज कैटलॉग को, है ना, हम दे देते हैं इसको यूजर को सर्च करने के लिए। आपने पूरा डाटाबेस तैयार कर दिया, 1 लाख किताब का डाटाबेस तैयार कर दिया। डाटाबेस क्या हुआ? 1 लाख का डाटा आपने एंट्री कर दिया और 1 लाख का जो है वो आ गया, और आपने लैंड पे जो है प्रोवाइड कर दिया कैटलॉग, मतलब कि
n number of users can access the catalog through the LAN। तो मैंने कंप्यूटर टर्मिनल के द्वारा जो है आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया कैटलॉग सर्च करने का, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ओपेक हो जाएगा। मतलब व्हेन यूजर आर सर्चिंग द कैटलॉग थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल, वी कॉल दैट एज अ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इज इट क्लियर? यस सर। सो ओपेक जो है, ओपेक के पार्ट में हम देख रहे थे। यस सर। तो जब क्या होता है कि कैटलॉग आप सर्च कर रहे हो, कैटलॉग सर्च कर रहे हो, तो थ्रू कंप्यूटर जब सर्च करने लग जाओगे, हम प्रोवाइड कर देते हैं सर्विस थ्रू कंप्यूटर, तो दैट विल बिकम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस। मतलब पब्लिक के लिए जब आप कैटलॉग को एक्सेस करा रहे हो और ये ऑनलाइन कर रहा है, मतलब कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू कर रहा है, दैट विल बिकम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। So database of the 1 lakh documents can be accessed through that catalog. Okay. We need an interface for that catalog. मैंने इंटरफेस क्या है उसको कहते हैं, जैसे ना अब कहते हैं वेब कैटलॉग कर देते हैं। मतलब कि अगर आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ओसीएलसी के जो कैटलॉग को आप देखोगे, तो क्या वो वेब ओपेक है, उसको वेब ओपेक कहते हैं। मतलब कि नेट के थ्रू आप सर्च कर रहे हो, दूसरे में नहीं है। मतलब आप नॉर्मल अगर केबल अपने बिल्डिंग के अंदर में लैन के ऊपर में एक्सेस कर रहे हो, देन इट विल बिकम ओपेक। लेकिन उसी को जब आप वेब के थ्रू सर्च कर रहे हो, टाइप करके, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कैटलॉग आप टाइप करके देख सकते हो, तो आपको ये हो जाएगा वेब ओपेक। ओके सर। सर ये मेटा डाटा से इंटरलिंक्ड होता है वेब ओपेक? मेटा डाटा क्या होता है? अभी सर मैंने डाटा आपको अबाउट बताया। डाटा हो गया ना सर, डाटा अबाउट केवल डाटा। केवल ये मत याद रखो कि डाटा अबाउट डाटा हो गया। आप ये मेटा डाटा क्या है, सपोज करो जो आप देते हो, टाइटल देते हो, ऑथर देते हो, पब्लिशर देते हो, ये सारा चीज जो उसमें डालते हो आप, तो ये जो टैग है, ऑथर टैग है, पब्लिशर टैग है, टाइटल टैग है, ये आपका मेटा डाटा है। ठीक है? तो ये बताता है कि उसके अंदर में क्या क्या है। जैसे कि डबलिंग कोर में मेटा डाटा क्या है, क्रिएटर है, वहां पे ऑथर नहीं आता। डबलिंग कोर का मेटा डाटा उसको क्रिएटर कहता है। आइडेंटिफायर मतलब कि वहां पे बताएगा यूआरएल क्या है। तो ये आपका मेटा डाटा है। मतलब मेटा डाटा आपको, जैसे कि आपने डाटा अबाउट डाटा, तो जो डाटा दिया हुआ है, टाइटल, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री क्या है भाई, टाइटल है, तो टाइटल वर्ड जो हो गया, दैट इज द मेटा डाटा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर एक बार मार्क डाटाबेस समझा दीजिए। मार्क जो है हमने इसको किया हुआ है, बट एनीवे फिर भी चलो। मार्क जो है मशीन रीडेबल कैटलॉग है, जिसमें अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो टैग है वही मार्क डाटाबेस में स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। मार्क में आपको अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। ओके, जो एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क का टैग आपको देखना है। ओके, मार्क के टैग में मतलब आपको यह देखना है कि कौन सा टैग किसके लिए यूज करते हैं, या प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कहता है कि इसके 3 सेक्शन है मार्क के। ओके, यस ये यहाँ पे है ना, मशीन रीडेबल कैटलॉग, बिब्लियोग्राफिकल डाटा व्हीकल एज पर ISO 2709। ये यहाँ पे आपको दिया। पहला होता है लीडर और रिकॉर्ड लेवल, दूसरा होता है डायरेक्टरी, तीसरा होता है डाटा कंटेंट। ये स्ट्रक्चर है आपका, जिसको कि 3 सेक्शन भी कहते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ। लीडर जो होता है वो 24 कैरेक्टर्स का होता है।
24 कैरेक्टर्स में दैट इज 00 to 23 ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये लीडर होता है। उसी तरह से फिर जब हम डायरेक्टरी की बात करते हैं तो डायरेक्टरी सर्व्स एज द रोड मैप ऑफ डाटा कंटेंट्स एरिया। ओके, एंड डायरेक्टरी इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग वेरियस फील्ड्स ऑफ डाटा एलिमेंट by unique address comprising 12 numeric characters made of field tag, position and field length। कि field tag कौन सा है, उसका position कहाँ से शुरू होगा, field length कितना है, ये सारा जो पार्ट है वो डायरेक्टरी का पार्ट होता है। एंड तब थर्ड नंबर आता है आपका डाटा कंटेंट। सो मार्क कैटलॉगिंग में डाटा कंटेंट में भी 3 पार्ट होता है। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड, कंटेंट डेजिग्नेशन एंड डाटा कंटेंट। तो जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो है यही आएगा कि व्हाट इज मार्क, दैट इज मार्क क्या है। तो आपको बताना है कि मार्क क्या है। मशीन रीडेबल कैटलॉग जो होता है मार्क है, और उसके आपको यह बताना है किसने डेवलप किया। ओके, एंड तीसरा में जब वो स्ट्रक्चर की बात करेगा तो आप इसको स्ट्रक्चर बताना है। सर स्ट्रक्चर में लीडर और डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट के बारे में बताएंगे ना स्ट्रक्चर में? हाँ, और याद रखना कि क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था, जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि मार्क का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, यूनिमार्क का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, सीसीएफ का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, आईएसबीडी का पूछ सकता है। तो मेन क्या है कि मार्क का, यूनिमार्क का, सीसीएफ का अप्रोक्सीमेटली देखोगे। उसके बाद आईएसओ 9000 का जो है, आईएसओ जो भी है उसमें उसका आपका सबका लगभग एक जैसा है। थोड़ा सा याद कर लोगे तो आप उसको लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि सबका आपको पहले लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या माइन्यूट डिफरेंस है सब में। अप्रोक्सीमेटली सारा वही है। उसी तरह से जब आप आईएसबीडी देखोगे तो उसका कितना फील्ड एरिया क्या है क्या नहीं है। तो आपको ये जो है, ये 4-5 जो पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, प्रीसीज, पॉपसी, इसमें से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है।